कहता है कि यार यहाँ का ना सबसे अच्छा ढाबा कौन सा है कि जहाँ मेरा मन पसंदीदा गोश्त मिल सके कि मैं खाना खाऊं। तो वो उस हिजड़े को बड़ी हैरत से देखता है। वो चला जाता है। फिर हिजड़ा उसे एकदम आवाज़ देता है, कहता है रुको, तुम्हें भूख लगी होगी, ये डब्बे में थोड़ा सा खाना है, ये तुम घर जाके खा लेना। कौन सा गोश्त खाएंगे आप? कहता है जो बहुत लजीज हो वो गोश्त खाएंगे। वो कहता है हिजड़े से, क्या लजीज आपने गोश्त पकाया है, ये किस चीज़ का गोश्त है? पर्दे के पीछे जाता है तो उसको कुछ पर्दे के पीछे से ना अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, जैसे किसी को बांधा हुआ है। वो आपस में ना सरगोशी करते हैं। वो हिजड़े के बोलते हैं, आज तो इस ड्राइवर का आखिरी दिन है, तो क्या आज भी तुम इसको ऐसे ही जाने दोगी? और वो लड़का शदीद चीखें मारता हुआ जाता है, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है मेरी फरियाद सुनने वाला, एक बात बोलूं? वो कहता है लड़का, हाँ, जिसका नाम अज़हर है। कहता है तुम्हें इस बस में बैठना नहीं चाहिए था। फिर वो देखता है कि वो बुढ़ा गायब है बस से। हालांकि बस कहीं रुकी भी नहीं, नहीं, कुछ बस नहीं रुकी। कहता है मतलब खाई में गिर गई, तुम तो ज़िंदा हो। अब वो ये सोच रहा है कि इन दोनों ने इस खिड़की से छलांग लगा दी। जिस कमरे में वो बैठा हुआ है वहाँ खिड़की है। तो देखते ही देखते उन बुढ़ियाओं की जो चमड़ी होती है वो गल चुकी होती है पूरी। जानबूझ के ही तो तेरे रक्षे में सामान छोड़ा था ताकि तुझे पका के बहुत मज़े से खाएं। ओए होए। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फंजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। दो अदद आप लोग एपिसोड्स देख चुके हैं मेरे सबा शेख के साथ, जो कि आज अगेन हमारी मेहमान है। और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे लोग एंटरटेन हुए, बहुत कुछ सीखा उन एपिसोड से, और बहुत कुछ मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हॉरर स्टोरीज सुनने को मिली। अब चूँकि आगे वेदर सर्दियों का है, तकरीबन सर्दियाँ चल ही रही हैं, तो ये वो मौसम होता है जिसमें सब कहते हैं कि यार सुहेब भाई हॉरर एपिसोड्स। तो भाई ने फिर फाइनली अगेन रिक्वेस्ट की सबा से और उन्हें दोबारा बुलाया, और जैसे उन्होंने लास्ट टाइम हमारी रिस्पेक्ट में इनकार नहीं किया, इस बार फिर वो हाजिर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत मैं से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आप दोबारा आई, और बताएं तबीयत सेहत कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। कोई उस एपिसोड के बाद अब आपकी क्या तासुरात हैं? क्या आपका फीडबैक क्या है कि अपने आप को यूट्यूब पे देखने का? हाँ, मुझे अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब आई थी आपके पास, तो मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थी। अब जब मैं बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ा कम हूँ। अच्छा, मतलब अभी भी हैं थोड़ा। जी। वो आपको एक ये प्रेशर ऑडियंस का होगा ना कि वो लोग कैसे कमेंट्स करेंगे, क्या कहेंगे, मैं कैसी दिखूंगी, ये सब हाँ। आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगी ना। तो इंशाल्लाह मेरे जवान बड़ा प्यार दिखाने वाले हैं। मेरे जवानों की अच्छी बात यह है, जो मेरे जवान आर्मी के लोग हैं ना, जी, वो जी। कभी भी किसी को गाली नहीं देते, वो कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो कभी भी किसी को लान तान डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। इनकी सबसे अच्छी बात यह है, इन्हें अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी ना, तो ये बड़ी खूबसूरती से उस चीज़ को ना बता देंगे कि सुहेब भाई ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी लगी वैसी लगी। तो फिर मेरा भी हक यही बनता है कि मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूं जैसा मेरे जवान चाहते हैं। तो आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं, ये बहुत सपोर्टिव है, ये बहुत मोटिवेटेड रहने वाले हैं, ये मोटिवेशन पे यकीन रखने वाले मेरे जवान हैं। तो इंशाल्लाह मेरी ऑडियंस के साथ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने का और उन्हें अपना काम शो करने का। खैर, आज क्या स्टोरीज़ लेकर आई हैं? आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग है। हम्म, ये स्टोरी है मतलब एक ट्रक ड्राइवर की। ठीक है। हाँ, स्टार्ट करूँ सुनाना? जी 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 जी। इजाज़त है? जी जी जी। चलें जी। ये एक ट्रक ट्रक ड्राइवर होता है, उसकी स्टोरी है। आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर रात के टाइम हमारे शहर में ट्रक ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमारे शहर की तो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको एंड में बताऊँगी किस शहर की कहानी है। कहानी का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि बहुत सारा सामान होता है, जो एक शहर से दूसरे शहर फ़ौरन ट्रांसफ़र करना होता है। तो मालिक साहब ड्राइवर को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि यार ऐसे-ऐसे एक इमरजेंसी है और तुम्हें ये सामान फ़ौरन लोड करके दूसरी जगह पर लेकर जाना है। वो कहता है चलो ठीक है।
मैं आ जाता हूँ। हालाँकि उसका ऑफ हो जाता है, लेकिन वो कहता है मैं आता हूँ। ट्रक ड्राइवर डायरेक्ट कंपनी जाता है, सामान लोड होता है और वो अपने ट्रक को मंज़िल की जानिब गामज़न है। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, तो इतनी कोई ख़ास तैयारी भी नहीं होती कि कहाँ रहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं। बस कंपनी के मालिक ने कहा कि यार सामान लेकर निकलो आप फ़ौरन। वो निकल जाता है। ट्रक ड्राइवर अपनी मंज़िल की जानिब गामज़न है। हँसता मुस्कुराता गाने सुनता हुआ वो जा रहा है। बस कहीं चाय पीने रुकता है, कहीं खाना खाने रुकता है और इसी तरह अपनी मंज़िल की तरफ जा रहा है। अच्छा, रात क्योंकि ज़्यादा हो जाती है और वो मंज़िल की तरफ अपनी पहुँच जाता है। तकरीबन रात के 3:30-4 का टाइम होता है। वो लेकर सामान दूसरी कंपनी में चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो मालूम होता है कि यार आज आपने जो है रात ट्रक में ही गुज़ारनी है। सुबह हम इस सामान को अपलोड कर लेंगे अपने पास जो भी है। ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है सामान की हिफ़ाज़त करनी है और वो जिस शहर में लेकर गया है, वहाँ पर भी कोई मतलब उसके आजू-बाजू कोई देखने वाला नहीं है। तो ट्रक में रुक जाता है। रुकने के बाद ना उसको कुछ भूख का एहसास होता है। तो वो वहाँ देखता है कहीं कोई है, तो एक आदमी जा रहा होता है। कहता है, "बाबा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा यहाँ करीब?" कहता है, "अभी तो सब कुछ बंद हो गया होगा, मैं तुम्हें घर से ला देता हूँ।" तो वो अपने घर से खिचड़ी लाकर उसको खिला देता है। खा लेता है वो, लेकिन उसको खाने में मज़ा नहीं आता। फिर सुबह होती है तो एक ढाबा होता है, खुल जाता है। वो वहाँ जाके नाश्ता कर लेता है। उसको नाश्ते में भी मज़ा नहीं आता। इसी तरह 1, 2, 3 दिन इस तरह गुज़रते हैं। फिर उसकी कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है। वो कहता है कि यार यहाँ का ना सबसे अच्छा ढाबा कौन-सा है कि जहाँ मेरा मन पसंदीदा गोश्त मिल सके कि मैं खाना खाऊँ। मेरा बहुत मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का। तो वो कहता है यार यहाँ तो ढाबा नहीं है, लेकिन इस एरिया से हटकर एक ढाबा है और वो 24 घंटे खुला होता है। लेकिन अगर तुम्हें खाने का मज़ा लेना है तो रात को जाना पड़ेगा। तो जहाँ वो रुका हुआ था, वहाँ से वो ढाबा तकरीबन 2 से ढाई घंटे की दूरी पर था। यानी अगर वो शाम को 6 बजे निकलता था तो 8 बजे उस ढाबे पे पहुँचता था। तो उसने ऐसा ही किया। एक दिन वो गया उस ढाबे के ऊपर, तो एक हिजड़ा था जिसे ख्वाजा सराम कहते हैं, बहुत से लोग शीमेल भी कहते हैं। हिजड़ा था तो वो देखता है वहाँ पर खाना पका रहा है ना, तो वो जाके देखता है कि कोई है यहाँ पर? तो वो कहता है, "जी बोलें।" तो कहता है, "मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है?" तो वो हिजड़ा कहता है कि अभी तो खाने को नहीं है। हाँ, आप कल आइएगा, तो आपके लिए मैं पका के रख दूँगी। तो वो उस हिजड़े को बड़ी हैरत से देखता है। वो चला जाता है। फिर हिजड़ा उसे एकदम आवाज़ देता है। कहता है, "रुको, तुम्हें भूख लगी होगी। ये डब्बे में थोड़ा-सा खाना है, ये तुम घर जाके खा लेना।" वो डब्बा अपने साथ ले जाता है। अच्छा, इत्तेफ़ाक से डब्बे में सब्ज़ी होती है, तो वो चला जाता है क्योंकि फर्स्ट डे होता है तो हिजड़े से उसकी इतनी कोई ख़ास बात नहीं होती। अच्छा, वो दूसरे दिन आता है। दूसरे दिन वो टाइम पर आ जाता है। तकरीबन 7 साढ़े 7 के टाइम पर वो उस ढाबे पर होता है। तो वो कहता है, "आज कोई अच्छा खाना खिलाओ मुझे।" तो वो हिजड़ा पूछता है, "क्या खाएँगे आप?" तो वो कहता है कि, "अभी क्या पका है?" कहता है कि, "अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके लिए ना गोश्त बना देती हूँ।" वो हिजड़ा बात ही इसी तरीके से करता है। तो कहता है, "ठीक है, कौन-सा गोश्त खाएँगे आप?" कहता है, "जो बहुत लज़ीज़ हो, वो गोश्त खाएँगे।" हिजड़ा जाता है। अच्छा, हिजड़े का जो एक ना सीक्रेट वो होता है जहाँ से वो सामान लेकर आता है, वहाँ एक मैला सा पर्दा डला हुआ होता है। तो वो जैसे ही उस पर्दे के पीछे जाता है ना, तो उसको तजस्सुस ये होता है कि उस पर्दे के पीछे क्यों गया है, क्योंकि खाना तो इधर पका रहा है वो। तो वो जैसे ही वो थोड़ा-सा जाता है रूम में और वो पर्दा हटाने की कोशिश करता है, तो हिजड़ा फ़ौरन आ जाता है सामने। तो उसके हाथ में कुछ सब्ज़ी की टोकरी और कुछ छुरी वग़ैरह होती है। तो कहते हैं उससे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम बैठो अपनी टेबल पर, मैं तुम्हें खाना लाकर देती हूँ। तो वो जाके खाना वाना पकाती है बड़े मज़े से, उसको लाकर देती है। तो सब्ज़ी होती है, कुछ चावल होते हैं, कुछ गोश्त होता है। जो गोश्त होता है वो होता है सूखा गोश्त। तो वो खा रहा होता है। वो कहता है हिजड़े से, क्या लज़ीज़ आपने गोश्त पकाया है, ये किस चीज़ का गोश्त है? तो वो कहती है ये बात तुम छोड़ो, तुम ये बताओ खाना कैसा है? वो कहता है बहुत अच्छा है। वो उसको निकाल के पैसे देता है, कहता है ये खाना। तो वो कहती है आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ सामान छोड़ने आया था, तो बस अभी मैं 1 हफ़्ते के लिए यहीं हूँ। जब घर जाऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा, लेकिन अभी आप मुझे अच्छे-अच्छे खाने खिलाओ। तो वो हिजड़ा कहता है चलो सही है। वो पैसे दे रहा होता है तो वो हिजड़ा नहीं लेता। कहता है जब तुम जाओगे ना यहाँ से, जब तुम्हारा आखिरी दिन हो जाने का, जब मैं तुमसे हिसाब किताब करूँगी। तो वो कहता है ठीक है। अब इसी तरह वो रोज़ आ रहा है, गोश्त खा रहा है, जा रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि वो आता है उसी ढाबे के ऊपर। हिजड़े से कहता है मैं आपसे एक बात पूछूं? तो हिजड़ा बोलता है जी बोलो। वो कहता है कि आपके ढाबे के ऊपर मैंने किसी को इतना ज़्यादा आते जाते नहीं देखा। तो वो हिजड़ा कहता है कि बस लोग आते हैं खाते हैं चले जाते हैं। कह रहा है फिर भी मैं 3-4 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर, रश नहीं देखा, खाना आपका लजीज होता है। तो उस हिजड़े के जो काम करने वाले होते हैं ना, वो आपस में कुछ सरोची करते हैं, जिससे कोई बात कहना चाह रहे हो या तंज़ या हँसी उस पर हँस रहे हो कि अब अगला शिकार हमारा यही है। तो वो कहता है कि हिजड़ा कहता है उसको, कह रहे हैं आप फ़िक्र नहीं करें, यहाँ लोग सुबह आते हैं चले जाते हैं, आप देर से आते हैं ना इसलिए आपको आज क्या खाएँगे? कह रहा है वही सूखा गोश्त। तो वो हिजड़ा कहता है ठीक है। आज वो क्या करता है हिजड़ा, दोबारा वो पर्दे में जाता है। पर्दे में उसको फिर तजस्सुस होता है कि ये पर्दे के पीछे गया है, कुछ गड़बड़ है। पर्दे के पीछे जाता है तो उसको कुछ पर्दे के पीछे से ना अजीब-सी आवाज़ आ रही होती है, जैसे किसी को बाँधा हुआ है। और अचानक एक अजीब-सी आवाज़ आती है। वो एकदम ना चौंक जाता है। जैसे ही चौंकता है ना, हिजड़ा आता है बाहर, तो देखता है उसके हाथों पे ना कहीं-कहीं खून लगा हुआ है। ओके। तो क्योंकि दोनों ही घबरा जाते हैं, वो उसको देख के घबरा जाते हैं और वो उसको देखकर ना, हिजड़े को देखकर, तो वो कहता है कि वो मैं खाना खाने आया था, मतलब वो मैं देख रहा था आपका, मतलब आप क्या सामान लेने गई थी। तो वो कहती है जाओ जाके टेबल पर बैठो, मैं ला रही हूँ ना, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, बहुत फ्री हो गए हो तुम। तो वो एकदम ना डर सा जाता है और उसको एक शक भी हो जाता है कि क्या हुआ है मेरे साथ। खैर वो हिजड़ा वापस खाना पका रहा है और बातें कर रहा है। आज वो, क्योंकि अब उसका जाने का दिन करीब होता है, 1 दिन रह जाता है, तो वो ना हिजड़ा जो होता है वो उसको एक्स्ट्रा खाना देता है पका के। कहता है ये ना तुम को भूख लगे ना रात में खा लेना, खाना बच गया है। अच्छा अभी तक वो जो ड्राइवर था उसने हिजड़े को अभी तक हिसाब नहीं किया, क्योंकि वो कल जाने वाला है। हम्म। तो आज हिजड़े ने उसे एक डब्बा दिया। वो डब्बा लेके जैसे ही निकलता है अपने वापस घर जाने के लिए, उस ट्रक में जाने के लिए, तो वो देखता है कुछ कुत्ते, कुछ सूअर उसके पीछे पड़ गए। क्योंकि जहाँ वो जाता है वो इलाका थोड़ा-सा सुनसान होता है, क्योंकि अपने ओके। एरिया को छोड़कर वो दूसरे एरिया में, जिसका 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। अब वो दौड़ता है, कुत्ते और गिद्ध उसके पीछे हैं, कुत्ते और सूअर उसके पीछे हैं। भाग रहा है, एंड में क्या करता है वो डब्बा ही फेंक देता है। ओके। वो डब्बा फेंक देता है तो वो देखता है वो तो भाग गया, लेकिन वो जो डब्बे की जो खुशबू से जो जानवर उसके पीछे लगे थे, वो खाने लग जाते हैं उस गोश्त को। हम्म। वो खैर डरता मरता वो घर तक पहुंचता है वापस अपने ट्रक तक। वो फिर दूसरे दिन वापस आता है, वापस आकर देखता है, बताता है उनको कि कल मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो हिजड़ा हंसने लगता है, कहता है कि
यहाँ पर हम कुत्ते बिल्लियों को आजकल बचा हुआ खाना और हड्डियाँ डालने लग गए थे ना, तो इस तरह वो अचानक हमला कर देते हैं खुशबू से। मेरे साथ भी हुआ, अभी 2 दिन से दिया नहीं था ना उन्हें कुछ, तो इसलिए शायद वो तुम्हारे पीछे लग गए। तो बड़े प्यार से कहता है, बेटा आज तो तुम जाने वाले हो, तो क्या खाओगे बताओ? वो दोबारा कहता है, सूखा गोश्त। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूखा गोश्त पका देता हूँ। वो कहता है आप ऐसा करें, अपना हिसाब भी कर लें। अच्छा, वो खा भी लेता है और सूखा गोश्त जो होता है वो उसको बांध के भी दे देता है और उसका हिसाब भी कर देता है हिजड़े का। और बहुत अच्छे से मिल मिला के वो वापस अपनी मंजिल की जानिब। अब वो ये देखता है कि वहाँ पर उसके साथ एक और दोस्त जो वहाँ पर खाना खाने आ रहा था वो भी आ रहा है। सही है। तो वो ये देखता है कि एक दिन वो आया, दूसरे दिन आया, अच्छा तीसरे दिन नहीं आया। तो वो उनसे पूछता है कि वो लड़का जो मेरे साथ आ रहा था वो नहीं आया आज। तो कहती है भाई मुसाफिर है, कोई आता है तो आए, नहीं आता तो नहीं आए। वो कहता है ठीक है। उसको एक तजस्सुस हो रहा होता है, पता नहीं उसको कैसे तजस्सुस था उस हिजड़े से। खैर, अच्छा एक और आदमी था, जैसे होता है ना हम कहीं खाना खाने जाते हैं, रोज़ रोज़ जाते हैं तो आपस में लोग टकरा जाते हैं। एक और आदमी था, वो आज उसका आखिरी दिन था जाने का और उसका सेकंड डे था यहाँ पर आने का। तो वो आपस में जो हिजड़े के साथ जो 2-3 लड़के जो काम करते हैं, वो आपस में ना सरगोशी करते हैं। वो हिजड़े के बोलते हैं, आज तो इस ड्राइवर का आखिरी दिन है, तो क्या आज भी तुम इसको ऐसे ही जाने दोगी? तो वो कहती है, चुप कर पगले, पागल हो क्या है, ऐसे कैसे जाने दूंगी? चल छोड़, ये नहीं सही तो कोई और शिकार सही, वो तो है ना हमारे पास। इस तरह की गुफ्तगू होती है इनकी। अच्छा, वो जो ट्रक ड्राइवर है वो कहता है, अलविदा लेता है उनसे, खुदाफिज़ कहता है और वो डब्बा जो दोबारा उसको गोश्त का देती हैं वो लेकर चला जाता है। जो इससे पहले खाना खाने आया था वो इनके साथ होता है। अच्छा, उसकी भी यही कहानी थी कि वो सूखा गोश्त उसको दे रही हैं। इत्तेफाक से ऐसा होता है कि ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में बैठ जाता है जब, तो अपनी मंजिल के लिए निकलता है, तो देखता है वही कुत्ते, वही सूअर उस लड़के के पीछे लगे हुए हैं जो डब्बा उसके हाथ में है। ओके। और वो लड़का शदीद चीखें मारता हुआ जाता है, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है मेरी फरियाद सुनने वाला। क्योंकि ये तेज़ आ रहा होता है और वो लड़का चीख रहा होता है, मुझे बताओ। ये देख लेता है उस लड़के को, लेकिन अचानक वो उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और वो लड़का कुचला जाता है। ठीक है। अब ये ना एकदम घबराहट का शिकार हो जाता है कि मैंने तो उस लड़के को कुचल दिया और आगे जाकर मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। काफ़ी दूर तक निकल आता है ये। फिर इसका ज़मीर ना इसको मलामत कर रहा होता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब कहता है नहीं, मैं उस लड़के को वापस जाकर देखता हूँ। वापस बहुत दूर से ट्रक को वापस घुमाता है और वापस उसी जगह पर आता है। तो आकर क्या देखता है, वो हिजड़ा जो होता है ना, उसके पास एक टोकरी होती है। वही टोकरी जो उसने पहले उसके किचन में देखी थी, जिसमें खून लगा हुआ था, उसके हाथों में और सामान था। हाँ। और वो कुचली हुई लाश के टुकड़े उठा के उस टोकरी में जमा कर रहा होता है। ओके। जब वो ये देखता है तो अचानक उसको घबराहट हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। मतलब वो जैसे ही अपने ट्रक से नीचे उतरता है तो वो हिजड़ा खूब हंसता है, खूब हंसता है वो हिजड़ा। कहता है कि "अ, तुम ये क्या कर रहे हो?" तो कहता है, ये वही तो गोश्त है जो मैंने तुम सबको खिलाया है। ओहो। तो वो ना एकदम घबरा जाता है। फिर देखता है वो कुत्ते और वो गिद्ध, वो भी उस कुचली हुई लाश को खा रहे हैं और वो जो गोश्त है वो हिजड़ा
अपनी टोकरी में जमा कर रहा है। जैसे ही इसको पकड़ने वाले होते हैं लोग, ये ट्रक को स्टार्ट कर देता है और वहाँ से बताते हैं कि इतनी तेज़ वो ट्रक चलाता है कि वो उस शहर से भी पता नहीं कहाँ निकल जाता है और आगे जाके वो ट्रक रुकता है और फिर वो ये सोचता है कि आज मैं मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया। ओए होए होए, बाद में वो बेचारा जब ये सोचता होगा कि जो गोश्त में मज़े ले लेके खाता रहा वो तो इंसानी गोश्त था। इंसानी गोश्त था। कहाँ से लाती हैं सब आप इतनी ख़तरनाक स्टोरीज़, मेरी समझ से बाहर है। इस स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात थी ना, वो ये थी, वो मोमेंट जब उसको पता चला कि मैं इतने दिनों से इंसानी गोश्त खा रहा था। वो भी मज़े ले लेकर। ओए होए होए होए। खैर, और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा तो बहुत कुछ है। बताएं बताएं। अब ऐसा, अब मैं ऐसे जोन में चला हूँ कि अब आप सुनाती रहें और हम सब सुनते रहें चुप करके। यार ये कहानी एक ऑफिस के लड़के की। ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा काम होता है तो काफ़ी लोग लेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये लड़का था, अज़हर। ये अपने ऑफिस में था, तो इसको रात का 1 बज जाता है। 1 बज जाता है तो घर वापस जाना होता है और इसके पास कोई कन्वेंस नहीं होती कि मैं कैसे जाऊँ घर वापस। तो ये कहता है यार कोई रक्षा या कुछ मिल जाए मुझे तो मैं चला जाऊँगा। खैर, ऑफ़िस का काम ख़त्म करके ये ऑफ़िस से निकलता है। अब ये देख रहा है सड़क पर खड़ा है कि यार कोई रक्षा आ जाए, कोई टैक्सी आ जाए, कोई बस आ जाए, मैं चला जाऊँ। क्योंकि रात का 1 बज चुका था और इसको घर पहुँचना था। तो एक बस आ रही होती है, बहुत खटारा सी बस होती है। तो वो देखता है उस बस को और हाथ रोक लेता है कि मतलब अभी रुको, मतलब मुझे जाना है। वो बस में सवार हो जाता है। अब बस में जैसे ही वो चढ़ता है ना, तो वो देखता है कि उस बस की अक्सर रेड लाइटें होती हैं ना, लाल कलर की लाइटें लगी हुई हैं उसमें और ड्राइवर है और उसके साथ उसका जो एक होता है कंडक्टर, वो है और बस पूरी खाली है। वो उस बस में बैठ जाता है। बस में बैठने के बाद उसको ना नींद आ रही होती है थकन की वजह से। तो वो कहता है थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, घर आएगा तो मैं उतर जाऊँगा। तो थोड़ी सी ना आँख लग जाती है उसकी। आँख लग जाती है तो अचानक कुछ देर के बाद फिर आँख खुलती है। तो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी है, उसके साथ बैठा हुआ है और उसको बहुत घूर-घूर के देख रहा है। तो वो कहता है उससे कि क्या देख रहे हो? तो वो आदमी कहता है कि कुछ नहीं, तुम कहाँ जाओगे? कहता है हाँ, बस यहीं मुझे आगे उतरना है। तो वो उस आदमी को देख के हँसता है। कहता है कि बड़े मियाँ क्यों हँस रहे हो तुम? तो वो कहता है बस ऐसे ही, लेकिन ना एक बात बोलूँ? वो कहता है लड़का हाँ, जिसका नाम अज़हर है। कहता है तुम्हें इस बस में बैठना नहीं चाहिए था। तो कहता है क्या मतलब? कहता है मतलब कुछ नहीं। वो दूसरी सीट पे जाके बैठ जाता है। अब बस में 2 लोग हैं। बस अपनी मंज़िल की जानिब रवाना है। थोड़ी ही देर में उसकी फिर आँख लग जाती है। फिर वो देखता है कि वो बुड्ढा गायब है बस से। हालांकि बस कहीं रुकी भी नहीं नहीं, कुछ। बस नहीं रुकी। ओके। वो कहता है वो अंकल कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। तो कंडक्टर उसको कोई जवाब नहीं देता। अच्छा, अब इसी तरह वो सोच में है कि यार मैं गलत बस में तो नहीं बैठ गया, क्या है बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं, किसी भी तरह लेट हो गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अब देखता है कि एक तीसरा आदमी आ गया है, वो अखबार पढ़ रहा है। पूरा अखबार है उसके मुंह पे, वो इस तरह अखबार पढ़ रहा है। अब वो कहता है कि मैं इसका चेहरा नहीं देख पा रहा, ये बस में कब आया? और वो जो बूढ़ा था वो बस से कब उतरा? अब इसको ना घबराहट सी होती है कोई, तो ये उस आदमी का चेहरा देखना चाहता है
कि क्या है आदमी, मतलब नज़र नहीं आ रहा। तो वो आदमी ना हल्का सा अखबार को नीचे करता है तो उसका सर फटा हुआ होता है। तो ये पूछता है कि क्या हुआ आपको? तो वो कोई जवाब नहीं देता, उसका अखबार इतना इतना होता है। कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ आपको? तो वो एकदम एकदम जैसे ही वो अखबार हटाता है ना, तो उसका चेहरा काफ़ी ज़ख्मी होता है, यहाँ निशान, सर पे निशान इस तरह के। ये ना डर जाता है एकदम, एकदम डर जाता है और ना अपने आप को सँभाल नहीं पाता। तो जैसे ही वो आँखें इधर-उधर करता है, देखता है तो वो सीट पर आदमी नहीं होता। अब ये पूरी बस में देख रहा है कि यहाँ तो अभी एक आदमी था, तो वो आदमी कहाँ गया? फिर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि फिर देखता है वो बुड्ढा फिर आ गया है। कहता है कि आप कहाँ चले गए थे? वो बूढ़ा कहता है मैं तो यहीं था, मुझे कहाँ जाना है? आपने शायद देखा नहीं मुझे, मैं यहीं आगे सीट पर बैठा था। वो कहता है कि अ, पता नहीं, मैं देखा नहीं, वो अभी एक आदमी था ना यहाँ पे जिसका सर फटा हुआ था, वो कहाँ गया? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी आदमी को नहीं देखा। अच्छा, फिर इसको थोड़ी-सी नींद आने लगती है, थोड़ा-सा ये फिर कहता है कि शायद काम की वजह से ना स्ट्रेस है, तो मैं हम्म। शायद समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी-सी फिर इसकी आँख लगती है, तो देखता है वही आदमी जिसके सर पे और मुँह पर चोट थी, वो इसके सामने बिल्कुल सही खड़ा है। और अचानक देखकर ये चौंक जाता है, कहता है, "आप तो वही आदमी थे ना जिसके अभी मतलब चोट लगी थी? मैंने आपको देखा था, आप वही हो?" तो वो आदमी कहता है कि हँसता है, कहता है, "हाँ, मैं वही हूँ।" हम्म। तो कहता है, लो तुम पानी पियो। वो डरते डरते पानी की बोतल ले लेता है और वो पानी पी लेता है। अब वो जो आदमी है जो ज़ख्मी था और अब वो सही हालत में इसके सामने खड़ा है। कहता है, वो क्या था, वो आप एकदम, कह रहा है, वो बस कभी मैं जल्दी में था, किसी बस में सवार हो गया था, वो बस अचानक खाई में गिर गई। अब वो आदमी स्टोरी में अपनी स्टोरी सुना रहा है। ओके। अब वो कहता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कहता है, मैं तैयार-वैयार हुआ हुआ था। एक शादी की बस थी, दोस्त की शादी थी। उसका अचानक फ़ोन आ गया और मैं बस जल्दबाज़ी में अपने ही घर से ये बस निकलने वाली थी, मैं बस में चढ़ गया। हम लोग बहुत गाने गाते हुए जा रहे थे, बहुत मज़ा था। मेरे दोस्त की शादी थी। अचानक पता ही नहीं चला कि कब हमारी बस खाई में गिर गई और हम में से कोई नहीं बचा। वो लड़का जो अज़हर सुन रहा होता है, वो ना एकदम घबरा जाता है। कहता है, मतलब खाई में गिर गई, तुम तो ज़िंदा हो? तो वो लड़का कहता है कि किसने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ? तू भी तो जल्दी में था ना, तो तू भी तो इस बस में चढ़ गया। ओए होए। तो अब ना उस लड़के को समझ नहीं आता। अचानक देखता है कि उस बस में ना रश हो गया। किसी का मुँह फटा हुआ है, कोई कुचला हुआ है और कोई, मतलब किसी की टाँग नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई सर कटा है। सारे एकदम जमा हो गए और वो ये देखता है कि वो इसकी तरफ आ रहे हैं। तो अचानक ना ये लड़का बस से छलांग लगा देता है ओए होए। और वो जो अखबार वाला आदमी था, वो बस का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, वहाँ खड़ा होकर हंस रहा होता है ना। और वो देखता है कि वो, क्योंकि वो सही बस में चढ़ा था, देखता है वो बस बिल्कुल खटारा, बिल्कुल कुचली हुई, अजीब उसकी हालत। और वो देख रहा होता है उस बस को कि मैं इस बस में सवार था, और वो जितने भी लोग थे ना, वो मुस्कुरा कर उसे देख रहे होते हैं। और वो लड़का छलांग लगा देता है उस बस से। छलांग लगाने के बाद वो गिरता पड़ता वो घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो सारा जो वाक़या होता है वो अपने घर को सुनाता है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे कि मैं इस तरह। तो उसकी वालिदा कहती हैं कि अल्लाह ने तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी है,
खैर, अब वो ख्वाब देखता है कि वही बस उसे नज़र आ रही है। जहाँ जाता है ना, अब उसे वही ख़्याल है कि वो बस और वो काम पे भी जाना वो छोड़ चुका होता है कि अब आगे की ज़िंदगी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो जाता है। अचानक वो उसी जगह खड़ा होता है, दोबारा लेट हो जाता है उसी घर जाने के लिए। फिर देखता है एक चमचमाती हुई बस दूर से आ रही है। वो जैसे ही उस बस को हाथ देता है तो अचानक देखता है वही लोग हंसते मुस्कुराते उसको देख रहे हैं, ओए ओए ओए। और वो उस बस में सवार नहीं होता इस बार। लास्ट टाइम जब इसने बस से जंप किया तो ये गिरा नहीं, इसको चोटें नहीं लगी? नहीं, चोट लगी थी, गिरा था, बेहोश भी हुआ था। वेरी डेंजरस। ऐसा सकता तारी हो गया मुझे, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बात करूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इस स्टोरी का जो ख़तरनाक मोमेंट था ना, मुझे वो ये लगा जब इसको उस बंदे ने बताया ना कि मैं उस बस में था और वो खाई में गिर गई और मैं मर गया। भाई मर गया तो तू स्टोरी कैसे सुना रहा है? जी। तो मतलब मेरे सामने कोई बंदा बैठकर ये बोले कि मैं इस सन में इस तरह मरा, और मैं शायद बेहोश हो जाऊं, मतलब हवास बाख्ता हो जाऊं, इंसान हवास पे काबू नहीं रख पाता। तो वेरी ख़तरनाक स्टोरीज आज आप लेकर आई हैं सबा। अच्छा सुहेब, अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जी प्लीज़। आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। ये कहानी है एक रक्षा ड्राइवर की। ओके। रक्षा ड्राइवर होता है, जा रहा होता है, रास्ते में दो बुढ़िया खड़ी होती हैं और इस रक्षे को रोक लेती हैं। कहती हैं, बेटा हमें यहाँ आगे नर्सरी तक छोड़ दोगे? तो वो रक्षा ड्राइवर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दूँगा, पैसे 600 रुपये लूँगा मैं आपसे। वो कहती हैं, बेटा बस यहीं तक तो जाना है, 600 रुपये किस चीज़ के? ठीक है 200 रुपये ले लेना। कहता है, क्या हो गया अम्मा, पागल हो गई हो? मैं 600 ही लूँगा। चलो ठीक है, आप 550 रुपये दे देना। दोनों बुढ़िया अपना सामान के साथ उस रक्षे में बैठ जाती हैं। अब रक्षा अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। दोनों बुढ़िया आपस में खुसर खुसर कर रही हैं कि आज वो वाला खाना अच्छा था, आज वो अच्छा था, आज वहाँ गए, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगा, इज़्ज़त नहीं की है, वो इस तरह की बातें। रक्षे वाला सुन रहा होता है सारी कहानी, किसी के ऊपर चीख भी रही होती हैं, वो देख वो आज आया और हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। पता भी है 2 बुढ़ियाँ रहती हैं घर में, कोई सामान तो खाने पीने का कुछ देके जाता। भाई छोटी भूख के मारे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो दूसरी बुढ़िया कहती है, तुझे भी सारी बातें यहीं करनी है, अरे घर जाके कुछ पका के खा लेंगे। वो इसी तरह उनकी गुफ्तगू चल रही होती है, रक्षा ड्राइवर सुन रहा होता है। वो सुनते सुनते उनकी बातें उनकी मंजिल तक आ जाता है। जैसे ही आता है ना, तो उनके घर के पास बहुत बड़ा ना पीपल का पेड़ होता है। तो वो कहती हैं, अरे बेटा इस पेड़ से आगे रोकियो, कहीं तो इस पीपल के पेड़ के नीचे रक्षा रोक दे। तो वो कहता है, अच्छा अम्मा। थोड़ा सा आगे रोक देता है। तो अक्सर सबकी आदत होती है, रक्षे वाले को तो कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, हाय तूने इतनी दूर उतार दिया, तुझे तो वहाँ बोला था। खैर वो रक्षे वाले बोलता है, अच्छा अम्मा। वो पैसे उसको देती हैं और बुढ़ियाँ हिलती हुलती वो वहाँ से चली जाती हैं। अब रक्षे वाला थोड़ा आगे जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है शीशे से, तो वो देखता है कि पीछे कुछ सामान रखा है। तो वो कहता है, ये तो उन बुढ़ियाओं का है जो वो इस रक्षे में छोड़ गई। वो अचानक जो होता है, रक्षा मोड़ लेता है और कहता है वो बुढ़िया मिल जाएंगी, रास्ते में ही होंगी। तो जाकर देखता है तो वो दोनों बुढ़िया वहीं पर ही खड़े होकर ना हंस रही होती हैं उसको देखकर। ओके। तो वो, क्योंकि सन्नाटा होता है, वो एकदम थोड़ा सा ना नर्वस हो जाता है। कहता है, अम्मा ये सामान तुम्हारे रक्षे में रह गया था, मैंने सोचा अभी दे आऊँ, और डर भी रहा था कि पता नहीं तुम मिलो ना मिलो, मैं क्या करता इस सामान का। वो कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, चल अब तू आ ही गया है तो चाय भी पी ले घर पे आके। तो कहते, नहीं अम्मा बारिश होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो मैं फंस जाऊँ, घर भी जाना है मुझे। तो कहती है, मेरा बच्चा कोई बारिश नहीं होगी, तू एक काम कर, चाय पी ले, आराम से निकल जाइयो।
चल अब तूने हमारा काम किया तो बदले में चाय तो बनती है ना, पैसे तो मैं तुझे ना दूंगी। तो बहुत बुढ़ियाओं के इसरार पर उनके घर चला जाता है। अब वो घर जाता है तो घर जाके देखता है कि पूरा घर निहायत गंदा, वहाँ का फर्नीचर पुराना, लाइटों पे जाले, घर में जाले। सिर्फ एक कमरा था जो साफ था, जिसमें वो बुढ़ियाएँ रहती थीं। उसी कमरे में वो पका भी रही हैं, उसी कमरे में वो बैठ भी रही हैं। अब वो ना उनके घर को देख रहा होता है तो अम्मा पूछती हैं, क्या देख रहे हो? तो वो कहता है कि अम्मा मैं देख रहा था कि वो सारा घर ऐसा। कह रही बेटा उम्र देख ले तू हमारी, अब इतना काम तो नहीं होता ना, नौकर वोकर नहीं रखते, हम दोनों ही बहनें करते हैं सारी साफ सुथराई। कहता है अच्छा। तो वो कहती हैं चल मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। एक जो छोटी होती हैं, छोटी बुढ़िया जिसका नाम छोटी होता है, वो जाती हैं चाय बनाने के लिए। तो वो अम्मा उससे पूछती हैं, कहती हैं कि कहाँ रहता है तू? तेरे घर आगे पार है, आगे पीछे कोई है या नहीं है? तो कहता है अम्मा मैं तो इस शहर में कमाने आया हूँ, फैमिली मेरी बहुत बड़ी है। कहाँ रहती है? कहता है शहर से बाहर रहती है। तो इतने में छोटी आ जाती है। छोटी आके बोलती है ले बेटा चाय पी ले। वो चाय को देखता है और बड़ी भी को देखता है। वो मन ही मन में बोलता है चाय तो बस नाम की चाय है। और खैर वो जैसे ही सिप लेता है ना, उसे कुछ बद जायका सी चाय लगती है। खैर वो चाय पी लेता है। बड़ी भी और ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है कि अच्छा अब आप मुझे इजाज़त दें। तो कहती है इजाज़त कैसी बेटा, अभी बैठ जा, हमारे घर में कोई आता ही नहीं है, अब तू आया है तो चल 10 मिनट के बाद चला जाइए बेटा, तुझसे बातें करके बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो बैठा हुआ है, वो डर भी रहा है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और ये जो बड़ी भी हैं उनका चेहरा भी बड़ा खौफनाक सा होता है। खैर वो उनसे पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है? कहता है वो जो बुढ़ियाएँ होती हैं वो कहती हैं कि ले हमारा तो बहुत बड़ा ख़ानदान था, इतना बड़ा ख़ानदान था कि पूरे घर में सारे वही लोग रहते थे। तो कहता है मतलब रहते थे? कहती है मर गए ना। कहता है अच्छा। कहता है वो कह रहे दुख हुआ। कि नहीं काहे का दुख हुआ? तो वो ना एकदम वो सरपटा सा जाता है कि वो पूछ रही काहे का दुख हुआ। तो कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके घर वालों का इंतकाल कैसे हुआ? कहती है हाँ। कहती है हमारे घर में ना एक दिन कुछ मुसाफिर आ गए थे। तो वो पूछता है अम्मा मुसाफिर? कैसे मुसाफिर? कहती हैं बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही थी तो कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा हमारी मदद कर दो। तो हमारे अब्बा ने बोला कि ठीक है आ जाओ। तो ना हमने उनके लिए खाने पकाए, उनके लिए हमने ये किया वो किया, कपड़े दिए, उनको अपने घर में सहारा दिया कुछ देर के लिए कि भाई बारिश रुक जाए तो चले जाना। तो कहती है उनमें से कुछ लोग डाकू भी थे और कुछ लोग फैमिली वाले भी थे। तो कहता है फिर? कहता है जैसे ही ना हमने सबके बिस्तरे विस्तरे लगाए, सबको खाना वाना खिलाया कि आज रात रुक जाओ, जब जैसी बारिश थमे चले जाना। कह रहे उन डाकुओं को ना हमारी जो घर है ना, हमारा घर और जायदाद देखकर और चीज़ें देखकर ना लालच आ गया। तो वो कहता है अम्मा मैं समझा नहीं, लालच आ गया डाकू? तो वो कहती हैं अरे डाकू आ गया था ना, तो हमें क्या पता वो डाकू है जो हमसे मदद मांग रहा है। तो हम तो फैमिली के साथ यही समझे कि सबको मदद की ज़रूरत है, हमने भी बोला कि आ जाओ। कहते उस डाकू को जब लालच हुआ ना कि हम कहीं और घर क्यों लूटें, इसी घर को लूटते हैं। तो कह रहे जब घर सब सो गए ना रात में, तो उसने ना सबको कत्ल कर दिया। अब वो जो रक्षा ड्राइवर होता है वो थोड़ा सा ना
घबराहट हो जाती है उसे। वो कहता है सबको कत्ल कर दिया, तो फिर आप कैसे बचे? तो कहती हैं कि हम दोनों तो अलग कमरे में सो रहे थे, हमारा कमरा बंद था, तो जैसे ही हमें चीखों की आवाज़ आई ना, तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खिड़की से देखूं कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। तो वो रिक्शा ड्राइवर पूछता है फिर? तो वो अम्मा बताती हैं जैसे ही मैंने खिड़की में देखा तो हमारे सारे घर वालों को कत्ल कर दिया था, और साथ साथ मुसाफिरों को भी। और वो घर की तलाशी ले रहे थे कि कहाँ क्या क्या चीज़ है। जैसे ही मैंने देखा कि घर वालों को कत्ल कर दिया तो मेरी चीख निकली, तो वो फ़ौरन हमारी तरफ लपका मारने के लिए। वो जो लोग थे, आदमी, कहते जैसे ही वो हमारी तरफ लपके, हमने गेट खोलने के बजाय हमने खिड़की से छलांग लगा दी। तो वो कहता है कि अचानक खिड़की से छलांग लगा दी? कहती है नहीं, हमने बहुत कोशिश की कि ये गेट ना खुले, लेकिन वो उस गेट को तोड़ रहे थे। वो रिक्शा ड्राइवर कहता है अम्मा मुझे पानी मिल जाएगा, मेरा गला खुश्क हो रहा है। तो वो कहती है हाँ हाँ। तो वो छोटी को कहती है जा छोटी, पानी लेकर आ। वो पानी लाकर देती है, और जो दूसरी वाली बुढ़िया होती है वो कहती है सब्र कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने का भी ले आती हूँ। तो एक पानी लेने गई है, कुछ खाने का लेने गई है। अब वो ये सोच रहा है कि इन दोनों ने इस खिड़की से छलांग लगा दी, जिस कमरे में वो बैठा हुआ है वहाँ खिड़की है। तो अचानक ना वो उस खिड़की में झांक कर देखता है। जैसे ही वो उस खिड़की को झांक कर देखता है तो पीछे खाई होती है, और खाई इतनी गहरी होती है कि वहाँ से कोई भी इंसान ज़िंदा वापस नहीं बच सकता। अब ना उसको घबराहट हो जाती है, कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो छोटी आ जाती है, बुढ़िया जो होती है, कहती है पानी पी ले। वो कहता है पानी मैंने नहीं, मैं बस जा रहा हूँ। कहती है नहीं, अब तू कैसे जाएगा, अब तो तू आ गया यहाँ पर, जा नहीं सकता तू। तो वो पानी, वो बस इस तरह करके ना घबराहट में वो भागता है। दोनों बुढ़ियाँ आ जाती हैं और कहती हैं जा नहीं सकता तू यहाँ से। वो भागता है, भागते 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 गिर जाता है। जा नहीं सकता तू यहाँ से। अचानक जैसे ही वो गिरता है पीछे ये आवाज़ें आ रही हैं कि जा नहीं सकता तू यहाँ से। और जैसे ही वो पलट के देखता है तो देखते ही देखते उन बुढ़ियाओं की जो चमड़ी होती है वो गल चुकी होती है पूरी। उनका चेहरा गल चुका होता है, और वो इंसानी रूप से कोई बहुत बड़ी एक छलावे में या चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। यानी वो इतनी खौफनाक हो जाती हैं दोनों बुढ़ियाएं कि जो इंसानी वजूद होता है उससे बहुत बड़ी और ताकतवर हो जाती हैं। और वो कहती हैं जाके दिखा तू यहाँ से, आज तो तुझे ही कच्चा पका के खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। कहती है हा 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 हा, जानबूझ के ही तो तेरे रक्षे में सामान छोड़ा था ताकि तुझे पका के बहुत मज़े से खाएं। ये मेरी छोटी है ना, ये उबला हुआ गोश्त बड़ा मज़े का बनाती है, तुझे भी उबाल के खाऊंगी। वो कहता है खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यही तो बिगाड़ा है कि तू हमारे घर आया है, हमने भी तो उन मुसाफिरों को जगह दी थी, तो उन्होंने हमें क्यों मारा? हमारे पूरे घर को मार दिया। तो तू भी तो आया ना हमारे घर, यहाँ तू अपनी मर्जी से आया है लेकिन हमारी मर्जी से ही जाएगा। वो कहते हैं खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। और फिर वो उसे मार देती हैं। अच्छा जी, तो स्टोरीज़ तो हम सब आपसे बहुत ज़्यादा सुन ही रहे हैं, और आई होप कि मज़ीद
आने वाले मज़ीद एपिसोड्स में भी हम सुनेंगे। मुझे बताएं, आपकी जो पहचान है वो ये भी है कि एक वक्त में टेलीविजन्स पे वो चलती थी री-इनैक्टमेंट्स जो हैं, एपिसोड्स होते थे आधे आधे घंटे के, छोटी मोटी स्टोरीज होती थी, आप उनमें एक्टिंग किया करती थी, है ना? तो वो क्या सीन है, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। वो भी बहुत मज़े के दिन थे। और कब की बात है, कैसे प्रोजेक्ट आए, कितने पैसे कमाए उससे, फिर वो फ्लॉप क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया, क्या मामला? फ्लॉप होने की, देखिए मैं बात करती हूँ, फ्लॉप होने की तो ये वजह थी कि लोगों का ये कहना था कि मुआशरे में कुछ अच्छा, उन जो ड्रामाटाइज जो स्टोरीज थी उससे कोई अच्छा अमल नहीं आ रहा है देखने को, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। अच्छा, हाँ, ये मुझे तो यही बताया गया था। अच्छा, दूसरा ये था कि यार कहीं चांस ही नहीं मिलता था, कि जैसे मैं थिएटर पे जा रही हूँ तो नो चांस, अगर मैं कहीं मतलब इंटरटेनमेंट पर जा रही हूँ तो नो चांस, मतलब यानी अदाकारी जो होती है ये गॉड गिफ्टेड है। आप में हम में कुछ ना कुछ एक ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि यार कि दुनिया देखे, या हम अपने आप में ही क्रेजी होता है ना कि यार ये करना है, तो बस नहीं मिला तो वहाँ मुझे चांस मिला। कितने साल से मेहनत कर रही हैं आप? सच्ची बताऊँ? सच बताएं। मुझे 17-18 साल हो गए। 17-18 साल। इसका मतलब वो जो री-इनैक्टमेंट्स आती थी, मेरी कहानी मेरी ज़बानी, और एक और नाम था कोई, हाँ, बहुत सारे है नाम ना? थे। हाँ। तो जब आप वो कर रही थी, इट मीन्स आपने तब न्यू एक्टिंग स्टार्ट की थी। ठीक है। आप समेत अगर देखा जाए कि आपकी कैटेगरी के और जितने लोग हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आज उनके पास काम नहीं है, तो ये गलत तो नहीं होगा? बहुत सारे देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, टैलेंटेड लोग जो है ना आज के दौर में, वो बेरोज़गार हैं। उसमें आप कोई भी शोबा देख लो यार। अच्छा। हाँ, वो एक्टिंग का हो या कोई और शोबा हो। इसका मतलब जितने एक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनके पास रोज़गार है, वो टैलेंटेड नहीं है? नहीं, जो टैलेंटेड हैं, देखिए वो है एक लॉबी सिस्टम। मैं बात करती हूँ साफ और सीधी बात, जो है सच वही बोलना चाहिए। जो टैलेंटेड हैं, जिनके पीछे पर्ची है, वो लोग काम कर रहे हैं, और जिनके पीछे मम्मी पापा नहीं है, जिनके पीछे कोई पर्ची नहीं है, जिनके नीचे गाड़ी नहीं है, जो बेचारे मोटरसाइकिल पे जाते हैं या रक्शे में लड़कियां सफ़र करती हैं। आपको किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने धुतकारा हो, आपको हर्ट बहुत हुआ दफ़ा, हो, कोई एक स्वेर बहुत किस्म दफ़ा का कोई केस सुना है यार, ये जिस पे आप टूट गई हो, आपने कहा हो यार ये नहीं होना हाँ चाहिए हाँ, था? ऐसा हुआ है। क्या? यार अभी यानी ये होता ही रहता है। मेरे पास ना किराए के पैसे नहीं थे रक्शे के, अल्लाह की कसम, की मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे पास रक्शे के किराए के पैसे नहीं थे। तो एक हैं सलीम करके कोई नाम था डायरेक्टर का ना, तो उन्होंने बोला आप ना डिफेंस आ जाएं। अब मैं अपने घर से मैं डिफेंस गई, कहाँ नाज़माबाद और कहाँ डिफेंस ना। तो मैं अपने घर से बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये किसी से उधार लेके मैं पहुँची। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपने प्रोजेक्ट में काम देंगे। तो मैं ना यहाँ से गिरती पड़ती, डिफेंस कभी देखा भी नहीं था, रक्शे में खच्चर ख्वार होती हुई गलियों गलियों घूम रही हूँ, फ़ोन पे बात कर रही हूँ। उस टाइम पे ये मैप वैप का भी इतना कोई ख़ास नहीं था, ना मुझे समझ आता था ये, अगर हो भी तो। यार मैं उनके ना किसी तरह सेट पर चली गई। उन्होंने मुझसे बात की और बकवास भी की और मुझे काम भी नहीं दिया। और उस टाइम पे मैं इतना रोई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो जो 1000 रुपये थे ना, मैं इसलिए गई थी कि मैं वहाँ जाऊँगी ना, कोई छोटा-मोटा सीन करूँगी तो मुझे पैसे मिल जाएँगे। तो 3-4 हज़ार रुपये पर डे उस टाइम पे होता था। तो मैंने कहा मुझे मिल जाएँगे पैसे, और मैं जब घर पे आऊँगी 1000 रुपये वो दे दूँगी, 2-3 हज़ार रुपये जो बचेंगे, 2000 रुपये पीछे, तो उससे मैं अपने घर का कोई राशन वग़ैरह ख़रीद लूँगी। बकवास से मुराद उन्होंने कोई गैर अखलाकी गिव एंड बात टेक की की? बात की थी ना, गैर अच्छा अच्छा अखलाकी। अच्छा। तो आपने उससे इनकार किया, तो फिर उन्होंने काम नहीं दिया? हाँ, तो मुझे आज तक काम ही नहीं मिलता इसी चक्कर में। मतलब ये आप वो बात कर रही हैं कि ऐसे तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी। इट मीन्स के बस जिनको मिल रहा है, लोग क्या फिर सोचें, मतलब? नहीं भाई, क्या जिनको मिल रहा है, किनको मिल रहा है काम, मैं आपको बताऊं। आप मुझसे कोई भी, आप अभी यहाँ बैठे हो ना, आप मुझे बोलो भाई फलानी की अदाकारी करके बताओ, फलाना करो, ये करो, वो करो, फलाना। यार एक प्रॉपर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद कहती हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं अदाकार हूँ, मैं अदाकारी कर सकती हूँ। मेरी आवाज़, मैं अदाकारी कर सकती हूँ। आप मुझे बुढ़िया बना दो, मैं बुढ़िया बन जाऊँगी, नौकर बना दो, नौकर बन जाऊँगी। मैंने कब बोला मुझे हीरोइन का दो? लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके पीछे कोई बैक है, पर्ची सोर्स जरूरी है। सोर्स ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी गिव एंड टेक कर रहे हैं, सभी कर रहे तो हैं, कुछ का बेहतर लक नहीं भी है, बेहतर नहीं है आप अपना चैनल बनाएं?
अपने काम की मालकिन खुद बने, लेकिन मुझे किसी मालूम की नहीं है मोहताज ही ना होते। कि हम यूट्यूबर्स को एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है, हमें ना यूँ दर बदर भटकना नहीं पड़ता, लोगों की मोहताजी नहीं होती हमें कि हमें हाँ काम दे दो, हमें काम दे दो। भाई क्यों दे दो, हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हम अपना आर्ट, अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स हम यहाँ पे शो करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा हम ही है। पोर्ट्रे करते हैं पब्लिक के सामने। जिसका कंटेंट पब्लिक को अच्छा लग रहा होता है उसे उरूज मिलता है। जिसको पब्लिक ज़्यादा देख रही हो, अच्छा है बुरा है मैटर नहीं करता, लोग जिसको ज़्यादा देख रहे हो, व्यूज़ जिसको ज़्यादा आ रहे हो, वो फिर एक्टर भी है, वो फिर हीरो भी है, वही विलन भी है, वही हीरोइन भी है, वो वन मैन आर्मी है फिर। हाँ ठीक है, तो बेहतर नहीं है कि लड़कियां खास तौर पे जिनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि हमसे उसने ये डिमांड किया, हमसे उसने ये गलत डिमांड की, गिव एंड टेक की बात की। तो मैंने पीछे माजी में भी ना बहुत सारी बच्चियों को, लड़कियों को ये बात की, मैं कहा बेटा बिला वजह जलील हो रही हो, हाँ सॉरी इस जलील वर्ड के लिए, ख्वार हो रही हो, तुम एक काम करो, चुप करके अपना चैनल बनाओ, अपनी इज्जत से घर में बैठ के कंटेंट करो, अपनी मर्जी का कंटेंट करो, खुदा की कसम ये सारे खुद तुम्हारे पीछे होंगे। हाँ सही बात है। ये ऑटोमेटिकली तुम्हें एड्स भी मिलेंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें किसी ड्रामा से ऑफर भी आ जाएगी, हाँ क्योंकि ड्रामा वालों को क्या चाहिए, व्यूज। व्यूज चाहिए हम ना, ऐसा ही यूट्यूबर्स को है। क्या चाहिए, व्यूज। व्यूज हाँ तो हम जब हमें अब फॉर एग्जांपल सोहेब अहमद, मैं अपनी बात करूं तो मेरी जितनी थोड़ी बहुत ऑडियंस है जो मुझे देखती है, जानती है, पहचानती है, प्यार देती है, आने वाले वक्त में मेरी मिलियंस ऑफ व्यूवरशिप होनी है, डेफिनेटली इंशाल्लाह होनी है। इंशाल्लाह ताला। हाँ तो जब वो होनी है ना, तो फिर मेरा क्या बिकना है, मेरा नाम बिकना नाम है। बिकना है, ऐसा ही और है। हाँ शोएब को कास्ट कर लो यार, कितना बजट मांग रहा है, इतना हाँ बजट मांग रहा है। हाँ ठीक है, अभी बातें मैं अपने मुंह से करता हुआ जरूर अजीब लग रहा हूँ, लेकिन भाई आई नो, क्योंकि मैंने वो दिन लाना ही लाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, ताला। तो जब आपके अंदर ये एतमाद होता है, आप में ये चीज़ मौजूद होती है, तो तब अल्लाह भी आपका साथ जो है, वो अल्लाह तो हर हाल में साथ देता है, लेकिन ऐसे लोगों का साथ अल्लाह जरा शायद जल्दी दे देता है, और ऐसे लोग अल्लाह को पसंद है, अगर मैं कहूँ तो गलत अच्छा नहीं एक बात मैं आपको क्लियर करूँ, ये तो वो बात है ना जो नेगेटिव लोग हैं, होगा। कुछ लोग अच्छे भी हैं। कि जब मेरे अम्मा अब्बा को कैंसर हुआ तो तकरीबन मैं 7-8 साल इस रास्ते से गुजरी, कैंसर वाले ट्रीटमेंट से, अम्मा अब्बा को हॉस्पिटल लेकर जाना, लेकर आना, ये वो। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे काम दिया और मेरी इस बहाने हेल्प भी की उन्होंने, कि मेरे चेक भी मुझे टाइम पे मिलते थे और मुझे कास्ट भी करते थे। वो एवर रेडी है, अनीस साहब और शाहिद मलिक, इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। और अभी भी जब मैं देखती हूँ कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, मतलब झूठी शान शौकत से तो कुछ नहीं होता, जो सच है उसको फेस करना चाहिए। तो मैं फ़ौरन कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ सर अभी ऐसा ऐसा मसला है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी कोई कास्टिंग में कोई अच्छा कैरेक्टर निकलेगा तो हम तुम्हें ज़रूर याद करेंगे। लेकिन उस दौरान जब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, 2.25 लाख रुपए की दवाई, 3 लाख की दवाई, इस तरह, तो सर मतलब ये अनीस सर ने और शाहिद मलिक ने मेरा बहुत साथ दिया, अल्लाह के लिए साथ दिया, जो बात है। अल्लाह ताला जी आप। और कुछ लोग इतने बदतमीज़ थे कि वो ये बात कहते थे कि भाई अल्लाह के नाम पे तो एक दफ़ा मदद की जाती है, दूसरे के लिए तो कुछ सोचना पड़ता है। ये मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है ऐसा, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। तो ये था ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, मैं सच बोल रही हूँ, ऐसे हैं। और मैंने आज तक कुछ लोगों का ना स्क्रीनशॉट रखा है कि कभी अल्लाह ने मुझे कुछ अता किया और मेरे पास हुआ, मैं उनको ज़रूर ये स्क्रीनशॉट भेजूंगी कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था। कोशिश कीजिएगा उन्हीं को भेजिएगा जिनका है, हाँ मेरे पास दुनिया है। को मत दिखाइएगा। नहीं दुनिया को नहीं, मेरे तो एक हमारी फील्ड में ऐसे भी हैं कि उन्होंने मुझे एक 5,000 रुपये एडवांस दिया था ड्रामे के लिए। ये अभी की बात है, 2023 में अम्मी का इंतकाल हुआ है, 2022 की बात है, कि उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे 5,000 रुपये वापस करो, और मेरे पास उनको 5,000 उनको देती तो मैं अम्मी की दवाइयाँ कैसे लेती। मैंने इतने लोगों से उनको कहलवाया, इतने लोगों को वो स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूँगी, और बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उन्होंने वो 5,000 रुपये मुझे बख्शे नहीं। मैंने अपनी माँ के इंजेक्शन लगते थे अम्मी को 2,500-3,500 हज़ार का रोज़ ना, तो वो मैंने पैसे रोक कर, मुझे अभी भी याद है कि मैं उनको 5,000 देकर आई थी। ख़त्म हो जाती है यार इंसानियत, अल्लाह की कसम। पैसा इतना इतना बुरा फितना है, पैसा इतनी बड़ी हकीकत है पैसा, और उतना ही बड़ा फितना भी है पैसा। पैसा मैं ना अक्सर अगर मैं कुछ बोलूँ ना इसके ऊपर, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, और वल्ला मैं जब बोलूँ तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या मैं इंसान नहीं हूँ या सामने वाला इंसान नहीं है।
मुझे एक बात की समझ आती है, अगर कोई मुझसे मदद का कहता है ना, मैं उसकी उतनी मदद कर सकता हूँ जितनी मुझे इन रिटर्न चाहिए नहीं। हाँ सही बता रहा हूँ। मैं मुझसे कोई पैसे मांगता है ना, मुझे आकर कोई कहे यार 50,000 रुपये उधार चाहिए, 1 लाख रुपये उधार चाहिए, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, ये मेरी औकात नहीं, मैं नहीं दे हाँ, सकता। वो एक अलग मुझे है। आकर कोई कहे यार 2,000 रुपये चाहिए, 1,000 रुपये चाहिए, 5,000 रुपये चाहिए, तो मैं माइंड में रखूंगा हाँ यार ये इतने को पैसे हैं, मैं इसको दे दूँ ना, मुझे वापस ना भी मिले तो मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी मेरा एक दोस्त है, वो यकीनन देख रहा होगा, अब वो मुझे कॉल करके बोलेगा चल तुझे टेंशन नहीं, ना 5,000 उठा सका। तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हर बंदा ना एक नेचर का मालिक है, हर बंदा एक फितरत रखता है, तो हर बंदा एक सोच अलग रखता है। तो मैं आपके लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन। और आपके पेरेंट्स हयात हैं? नहीं, इंतकाल हो गया अल्लाह अम्मी ताला अब्बू उनको का। गरीक रहमत करे, परवरदिगार उनके लिए आखिरत के रास्ते ठंडे और मुनव्वर करे मालिक, और आपको मज़ीद सब्र व जमील अता फ़रमाए, और आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह मेहनत करें। कोई बात नहीं, ये जो अभी टाइम फ्रेम चल रहा है ना, ये इसको एक मेडिसिन की तरह यूज़ करना है आपने, और ये समझना है कि आप मेडिकेशन पे हैं, और ये ट्रीटमेंट आपने लेना ही लेना है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने जवानों से दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ इन एपिसोड्स पे जो सबा के स्पेशली तुम लोग देख रहे हो। जब इनको अच्छा रिस्पांस आ जाएगा, मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपका चैनल बनवाऊँगा, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मुझे एक मैसेज करें, मैं पूरा पैराग्राफ आपको डिटेल लिख के भेजूँगा कि आप ऐसे 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 सारे काम अपने करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें जवानों आज एक मज़े की बात बताता हूँ, अब सुनना। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, ये हमारी इंडस्ट्री के जितने ड्रामा आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े टीवी के ऊपर, पर्दे के ऊपर हमें स्टार्स दिख रहे होते हैं ना, इनकी स्टोरीज अलग हैं। ठीक है, और इस कैटेगरी के जो स्टार्स हैं, जैसे सबा हैं, जो साइड रोल ज़्यादा करती हैं, या जिनको, अब मैं माजरत के साथ, मैं असल में खोल के बात बताना चाह रहा हूँ, जिनको छोटे मोटे रोल्स दिए जाते हैं, जिनको उस वक्त में याद किया जाता है जिस वक्त कोई अवेलेबल नहीं होता, तब उनको वैल्यू किया जाता है। इतना नाजुक दिल होता है ना, इतना नाजुक दिल होता है, तुम इनके दिल की तरफ मुंह करके तेज़ भूख भी मारोगे ना, उनको तकलीफ़ होगी। आर्टिस्ट एक बहुत अलग इंसान होता है। मैं जितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठता हूँ, मैं तुम लोगों को जितनी बड़ी मोटिवेशन की बातें बताता हूँ, मैं तुम लोगों को हिम्मत रखने की जितनी बातें बोलता हूँ, मेरे साथ 1 घंटा गुजार लो कभी, सिर्फ 1 घंटा। वो परेशानी, वो टेंशन, वो मुश्किल जो मैं अपनी ज़िंदगी में झेल रहा हूँ, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि हर बंदे की ज़िंदगी में अपनी टेंशनें हैं, लेकिन जब मैं स्क्रीन पे आके बात कर रहा होता हूँ, सुनने वाले को लगता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो मेरी शक्ल देख रहे हो जो दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है, मेरी कलाइयाँ देख रहे हो, मेरी कोनियाँ देख रहे हो जो दिन ब दिन सुकड़ती जा रही हैं, इसका कोई रीज़न है। ठीक है, तो हर बंदा अपने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बला लेके घूम रहा है। तो कभी भी तुम उस मौके से डरो कि अल्लाह कभी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें ऐसा मौका दे कि जिस मौके पे तुम्हें लगे कि हाँ मैं यहाँ पे इस शख्स को मिसयूज़ करूँगा, हाँ मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करूँगा, उस मौके से डरो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश है यार। तुम एक हट्टे कट्टे जीते जागते इंसान का मिसयूज़ कर रहे हो यार। कभी पत्थर का भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। मिसयूज़ का मतलब ये है, मिसयूज़ गलत। ऐसे ही है। काबे को भाग भाग के जाके चूमते हैं मुसलमान, हैं जी। वो काबा जिसको पत्थर का बनाया गया है, उसको जाकर चूम रहे हैं। और अल्लाह ने कहा है कि बंदे मोमिन के साथ आपस में ज्यादा इत्तेफाक से रहे, मोमिन के साथ ज्यादा प्यार से रहे, आपस में प्यार रखो। ठीक है, इंसानियत की कदर करो, इंसान की कदर करो। हमारे दीन इस्लाम से ज्यादा इस इंसानियत के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मजहब जोर देता है। ठीक है, हमारे ही दीन इस्लाम ने आकर औरतों को, बच्चियों को इज्जत दिलवाई। ये सारे मामला हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाए। और बीइंग अ मुस्लिम, जिस काबे को सर आप चूम रहे हैं ना जाकर, खुदा की कसम, जब आपकी आंखें बंद हों और आप बिल्कुल बोसा ले रहे हो ना काबे का, एक बार सिर्फ ये सोच लेना कि उस काबे का बोसा लेते हुए ये जरूर सोचना कि तुम दिल कितने दुखाकर उस काबे में आए हो। जिन पैसों से तुम उम्रे पर आए हो, वो कहीं किसी को काट कर तो पैसे नहीं कमाए थे, कहीं वो किसी बेवा का हक तो नहीं मारा था, कहीं किसी यतीम बच्चे के घर की बिरयानी के पैसे तो नहीं है वो जिस पे तुम उम्रा कर रहे हो। ये छोटी छोटी बातें जो डेली रूटीन में इग्नोर हो जाती हैं हमसे, लेकिन इनके ऊपर पकड़ हो जानी है सर। ठीक है, काबे के अंदर से पत्थर ख़त्म करवाए गए, बुत ख़त्म करवाए गए, किस लिए? कि उसकी शान बताई जाए। जब उसने अपनी शान बताई, मनवाई, फिर उसी के अहकामात ना मानना, ये कहीं का उसूल नहीं है। खुदा का वास्ता है, जीते जी इंसान को वैल्यू दो। अल्लाह की कसम, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना अगर द फंजिला चैनल से एक स्टेप रख कर ये बंदी अपने कैरियर को आगे बढ़ा लेती है। खुदा की कसम, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। मैं हल्फन बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन एक अल्लाह की बंदी जो एक अरसे से मेहनत, यार 15 साल, यार
एक अरसा है यार, तुम आज चैनल बनाते हो, सुबह कहते हो मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएं, मैं रजब भट्ट बन जाऊं, तो मैं डकी बन जाऊं, तो मैं माज बन जाऊं, एक रात में तुम ये मांग रहे हो। तो उनके 15-20 साल लगे हुए होते हैं यार, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये जितने डायरेक्टर हजरात चस ले रहे हैं ना जिंदगी की, जो बुरा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जितने प्रोड्यूसर हजरात जो इंजॉयमेंट्स कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे, मुझ समेत। अब ऐसा मैं कोई इंजॉयमेंट्स करता नहीं, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी के मामलात में मैं संजीदा नहीं हूँ या मैं गलतियाँ कोताहियाँ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे उनसे बचाए और हिदायत दे। बस कह रहे हैं आंसू पहुँच रहे हैं यार, कितना रोना है आपने, दुनिया के सामने नहीं रोने का, ठीक है। अल्लाह ताला मामलात हम सब के बेहतरीन करे, और इसी अपनेपन के साथ कि आप रोना बंद करेंगी। इसी बात पे मैं एक बात कहना जी चाहूंगी। प्लीज, जी प्लीज। तुमने देखा है कभी दर्द का मारा चेहरा, तुमने देखा है कभी दर्द का मारा चेहरा, आओ देखो ना यार हमारा चेहरा। वाह वाह वाह। मुझसे कहा था टूटे हुए शीशे ने एक दिन, मुझसे कहा था टूटे हुए शीशे ने एक दिन, कितना मिलता है ना यार हमारा चेहरा। ओए होए 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 होए, क्या बात है। इसी बेहतरीन से शेर के साथ आज के पॉडकास्ट को हम करते हैं ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। अगर ये पॉडकास्ट का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में सबा लिखकर एक पिंक हार्ट बना देना, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, उनको सपोर्ट मिले। बहुत ज़्यादा नर्वस हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैं अपने जवानों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एपिसोड यहाँ तक देख लिया है तो फिर थोड़ी सी सपोर्ट भी दिखा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन दिस एपिसोड। जवानों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।